हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। तो आज का टॉपिक देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल देखेंगे। तो पहले यूं देखते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल बिल तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आर्टिकल 110 के अंदर आते हैं जिनको हम बोलते हैं मनी बिल। सेकंड होते हैं फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1 जो आते हैं आर्टिकल 117 क्लोज 1 में। और थर्ड होते हैं फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2 जो आते हैं आर्टिकल 117 के अंदर। सबसे पहले आता है मनी बिल जो आता है अंडर आर्टिकल 110। तो हम मनी बिल को पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल कह सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी मनी बिल होते हैं वो सभी फाइनेंशियल बिल होते हैं, बट सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। तो समझते हैं मनी बिल क्या होते हैं जो आर्टिकल 110 में आते हैं। तो मनी बिल, किसी भी बिल को मनी बिल होने के लिए 7 कंडीशंस दी गई है उसके लिए 100 आर्टिकल 110 के अंदर कि 7 क्राइटेरिया रख दिया। अगर उनमें से कोई कंडीशन या फिर सारी की सारी कंडीशंस अगर वो बिल फॉलो करता है तो उसको हम बोल देंगे कि मनी बिल है। तो एक एक करके उन सब कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन कि टैक्स इंपोज करना है, अबोलिश करना या रेगुलेशन करना है। टैक्स के रिगार्डिंग मतलब कि टैक्स को लगाना है, हटाना है, ऑल्टर करना है या फिर रेगुलेशन करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए मनी बिल पास कराना होगा पार्लियामेंट के अंदर। सेकंड कंडीशन है कि यूनियन गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग करती है उसके रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से मनी को बोरो कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट से बोरो कर रहा हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट, दोनों चीजों को कवर करता है ये वाला प्रोविजन। अगर इस तरीके की बोरोइंग के प्रोसेस में कोई चेंज करना है तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को मनी बिल पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। थर्ड कंडीशन है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंटी फंड ऑफ इंडिया में से पैसा विड्रॉ करना है या फिर उसकी कस्टडी की बात हो। इट मींस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जब हम पैसा डालते हैं या फिर पैसा निकालते हैं तो उसका जो तरीका है उस तरीके को चेंज करना है तो फिर इसके लिए अपने को मनी बिल पास कराना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविजन है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने हैं तो इसके लिए भी मनी बिल पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट में। जब बजट पास होता है तो एंड में एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। उस अप्रोप्रिएशन बिल से क्या होता है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी दे रही है कि एग्जीक्यूटिव्स को कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को अप्रोप्रिएट कर सकती है अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं जो भी उनके रिगार्डिंग में कि डिक्लेरेशन करनी है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करते हैं और ऐसा जो भी एक्सपेंडिचर हो और उसकी अमाउंट को बढ़ाना हो तो उसके लिए भी मनी बिल पास करना पड़ेगा। चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप एक बार लेवी करने के बाद कम नहीं कर सकते हैं, ना उनको हटा सकते। पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन तो कर सकती है बट कम नहीं कर सकती और वोट करके उसको हटा भी नहीं सकती उस एक्सपेंडिचर को। एग्जाम्पल के लिए प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट सैलरी से चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रोविजन है रिसिप्ट ऑफ मनी को लेकर के और ऑडिट से लेकर के द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो मनी आ रहा है या फिर उसकी कस्टडी से जो मनी इश्यू हो रहा है, जो मनी बाहर जा रहा हो उस अकाउंट से और जो भी इसके अकाउंट से उसका ऑडिट करना चाहे वो यूनियन के अकाउंट से हो या फिर स्टेट के अकाउंट से हो तो उसके लिए भी
अगर कोई बिल लाया जा रहा है तो वो भी मनी बिल के कैटेगरी के अंदर ही काउंट होगा। और लास्ट प्रोविजन है कि एनी मैटर इncidental टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबोव, यानी कि ऐसा कोई मैटर जो इन सारे जो ऊपर 6 कंडीशंस देखे हैं, 6 मैटर्स देखे हैं, उनसे डील करता हो और सिर्फ इन्हीं से डील करता हो, तो वो मनी बिल के कैटेगरी में आएगा। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें किसी बिल को मनी बिल नहीं माना जाएगा। फर्स्ट होता है फाइन या पेनल्टी लगाने वाले बिल को मनी बिल नहीं मानेंगे। सेकंड है अगर आप फी पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं या फिर किसी सर्विस के लिए फी मांगी जा रही है तो भी उस बिल को मनी बिल कंसीडर नहीं करा जाएगा। और नेक्स्ट है कि सेंटर में कोई टैक्स लेवी हो रहा हो, जैसे कि जीएसटी कस्टम ड्यूटी लेवी हो रही है, तो उनकी बात तो अलग है। बट अगर कोई लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स लगा रही है तो उसके लिए जो भी बिल आएगा उसको मनी बिल की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करा जाएगा। इट मीन्स जब भी मनी बिल आए तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनमें से जो भी पैसा निकालता है, जैसे इनमें से पैसा निकलता है और जैसे भी इनमें से पैसा आता है उसकी कस्टडी, तो इन सब प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जो बिल आता है उसको हम मनी बिल की कैटेगरी में डालते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो टैक्स लगते हैं उनके लिए मनी बिल का यूज होता है। मनी बिल को पास कराने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, इसको राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करा जा सकता। और वो भी अगर इसको इंट्रोड्यूस करना होगा तो वो भी किसी मिनिस्टर के थ्रू ही इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल। कोई प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। और अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होती है इसके लिए। अब जब भी ये बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है या फिर दूसरे हाउस में जाता है राज्यसभा में पास होने के लिए, तो फिर उसको सर्टिफाई कौन करेगा कि ये मनी बिल है, तो वो काम होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का कि वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये एक मनी बिल है। तो इसके रिगार्डिंग में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और देख लेते हैं कि मनी बिल पार्लियामेंट में किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो पहले होता है पास्ड बाय लोकसभा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है। वहां पे डिस्कशन वगैरह के बाद अगर लोकसभा में मनी बिल पास हो जाए तो फिर वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है टू द राज्यसभा, राज्यसभा की कंसिडरेशन के लिए। थर्ड स्टेप होता है कि जो भी राज्यसभा सभा के पास भेज दिया, अब उसके पास होती है कुछ लिमिटेड पावर्स। ना तो राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती, ना उसको अमेंड कर सकती, बस अपनी कुछ रिकमेंडेशंस हो अगर उस बिल के रिगार्डिंग तो वो रिकमेंडेशंस को सजेस्ट कर सकती है। तो मान लो उसने कुछ भी रिकमेंडेशन दी राज्यसभा ने मनी बिल के रिगार्डिंग और लोकसभा ने उन रिकमेंडेशंस को मान लिया, तो वो क्या माना जाएगा कि मनी बिल पास हो गया उन रिकमेंडेशंस के साथ। बट अगर लोकसभा उन रिकमेंडेशंस को नहीं मानता है तो इवन आफ्टर दिस उसके बाद भी मनी बिल को माना जाएगा कि वो पास हो गया उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। बट एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, राज्यसभा के ऊपर कंपल्शन होती है कि उसको कोई ना कोई एक्शन विद इन 14 डेज उस मनी बिल के ऊपर लेना होगा। अगर वो 14 डेज के अंदर उस बिल को पास करके लोकसभा के पास भेज देती है तो ठीक है, अगर नहीं भेजती है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में अपने आप से ही मनी बिल पास माना जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। फिर लास्ट स्टेज आती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल में तो ये होता है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर उसको रिटर्न कंसिडरेशन के लिए हाउस के पास भेज सकते हैं। बट यहाँ पे या तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी होगी या फिर विड्रॉ करना होगा उस बिल को। जनरली ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट उस बिल को दे ही देते हैं क्योंकि वो बिल इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे होता है। तो ये थी सारी प्रोसेस कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होती है किसी भी मनी बिल के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट के अंदर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना नेक्स्ट की वीडियो में फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 और फिर इनको थोड़ा कंपेयर कर लेंगे अपना मनी बिल से। और
अगर कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले।